हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम पाचन की क्रियाविधि को समझेंगे। पाचन की क्रियाविधि कैसे होती है और जब हम अपना भोजन मुख में रखते हैं तो इसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण। और फिर ये आहार नाल जो कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है, भोजन इसमें को होता हुआ और बड़ी आंत में जब जाता है तो भोजन का पूरा पाचन हो चुका होता है। तो बड़े बड़े अणुओं का सरल अणुओं में टूटने की क्रिया ही पाचन होती है। और पाचन क्रिया विधि कैसे होती है, कौन कौन से इसमें पाचक रक्त उपस्थित होते हैं और कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि कहते किसको है? पाचन एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को, जो मैंने अभी बताए कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये वाले, जल अपघटन एवं एंजाइमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। सरल अणुओं में कैसे तोड़ा जाता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल अणु है कार्बोहाइड्रेट, और धीरे धीरे नाल्म को होता हुआ आखिरी में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये टूट जाएगा ग्लूकोज में, छोटे छोटे अणु में मैनोज में, तो ये सरल अणु हो जाएंगे। तो जटिल अणुओं का सरल अणुओं में एंजाइम के द्वारा टूटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है ना। अब पाचन, सबसे पहले भोजन को हम कहां रखते हैं? मुख में। तो मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप समझिए मुख गुहा में पाचन। देखिए क्या होता है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जो लार का स्रावन करती है। इसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? टाइलिन, जिसे हम एमाइलेज भी कहते हैं। तो मुंह में जैसे ही हम भोजन को रखेंगे तो टाइलिन नामक एंजाइम ही क्रिया शुरू कर देता है। तो लाइसोजाइम अम्ल भी इसमें उपस्थित होता है और फास्फेटेज, माल्टेज, लाइपेज आदि एंजाइम होते हैं। ये वाले एंजाइम होते हैं। अब कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, आइए समझते हैं। लार जो होता है हल्का सा अम्लीय, जिसका पीएच होता है 6 से 7 तक, हल्का अम्लीय होता है। तो लार होता है किसकी वजह से होता है? ये लाइसोजाइम एंजाइम एचसीएल की वजह से ये अम्लीय होता है। इसका टाइलिन पीएच 7 पर कार्य करता है। जब भोजन के माध्यम पीएच 7 होती है, याद रखना हमेशा पूछा जाता है टाइलिन नामक एंजाइम किस पीएच पर काम करता है? तो किस पर कार्य करता है? जब पीएच का मान कितना होता है? 7, यानी कि जब उदासीन होता है माध्यम। उदासीन माध्यम में टाइलिन काम करता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में कार्य करता है? किस माध्यम में? उदासीन माध्यम में। तो यो काम क्या कहता है टाइलिन? जो भोजन में उपस्थित मंड होती है, मंड एक पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है, जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में उपस्थित होती है। समझिए ये मंड का बहुत बड़ा अणु है और इसे मंड है, ये इसे स्टार्च भी कहते हैं। तो इसमें इसको माल्टोज संक्रम में अपघटित कर दिया जाता है। ये बदल जाएगा डाइसैकेराइड में, माल्टोज के अणु में बदल जाएगा। मंड का अणु काय में बदलेगा? माल्टोज में। और इसे कौन बदलना? टाइलिन नामक एंजाइम। तो हमारे मुंह में किस चीज का पाचन शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। बस याद रखना, जो कार्बनिक पोषक पदार्थ है मुंह में, वो कौन सा पाचन करता है? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? देखो ये रहा, होता क्या है, जो इस क्रिया को समझिए। आप लिख के भी, अगर कोई हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं तो वो इस बात को लिखेंगे भी, और अगर कोई कंपटीशन के बच्चे हैं तो इसको समझेंगे। देखिए जो स्टार्च होते हैं, यानी कि जो मंड होती है, उस पे जल की क्रिया होती है, जल होता है। और जब ये मंड जल से मिलता है, जल इसमें मिलता है, मंड जल की क्रिया द्वारा टाइलिन एंजाइम इस पे क्रिया करेगा। इस पे टाइलिन यानी कि जल अपघटन होता है। तो टाइलिन एंजाइम जब क्रिया करता है, ये माल्टोज में बदल जाता है। काय में बदल जाता है? ये माल्टोज में। अब क्या होता है, जो ये माल्टोज होती है, माल्टोज जो होते हैं, जो माल्टोज में बदला, इसमें माल्टेज नामक एंजाइम फिर इसको काय में बदलेगा? ग्लूकोज में। तो ये क्रिया होनी है। बाद में माल्टोज जो है वो माल्टेज नामक एंजाइम के वजह से ग्लूकोज में बदल जाएगा। लाइसोजाइम जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन करके उन्हें मार देता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लाइसोजाइम एंजाइम, अगर हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में बैक्टीरिया आ जाते हैं,
तो जो लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति को पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन, उससे कोशिका भित्ति से जल अपघटन कर देगा। इस तरीके से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जीवाणु की मृत्यु को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझिए। अमाशय में, अब ये तो हुआ हमारे मुंह में पाचन क्रिया। मुंह में मैंने अभी बताया है, जैसे ही भोजन को हम चबाते हैं तो उसमें जो लार ग्रंथि होती है उससे लार मिलती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन की मंड को शकरा में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है, यानी कि माल्टोज शकरा ही है। और फिर क्या होता है, जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में आते हैं, दूषित भोजन हम कर लेते हैं, तो उसको मारने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करता है। उसके बाद भोजन ग्रसनी और ग्रासनाल से होता हुआ अमाशय में आ जाएगा। भोजन ग्रसनी और ग्रासनाल से होता हुआ कहां जाएगा? अमाशय में। अब भोजन अमाशय में, भोजन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। आइए समझते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय की जठर ग्रंथियां, देखिए अमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? जठर ग्रंथियां में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो संयुक्त रूप से जठर रस का निर्माण करते हैं। वे जो तीनों प्रकार की कोशिकाएं थी वो क्या बनाती है? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस कैसा होता है? किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। और एक वयस्क मनुष्य का अमाशय दिन भर में 2 से 3 लीटर जठर रस का स्रावन करते हैं। 2 से 3 लीटर जठर रस स्रावित हो जाता है प्रतिदिन। एक वयस्क मनुष्य की बात हो रही है। और जठर रस में क्या क्या उपस्थित होता है ये सबको पता होना चाहिए। जठर रस में 96% तो लगभग पानी ही होता है। जो जठर रस होता है 96% तो उसमें पानी होता है, कुछ उसमें म्यूकस होता है यानी कि श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ, और अल्प मात्रा में इसमें बहुत कम मात्रा में HCl होता है। पेप्सिन, ये नाम याद रखना, जठर रस में कौन कौन होता है? पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और जठर लाइपेज, ये एंजाइम उपस्थित होते हैं। अगर कभी भी पूछा जाए कि रेनिन एंजाइम कहां उपस्थित होता है तो कहां होता है? जठर रस में। अब HCl का कार्य समझिए। सबसे पहले किसका कार्य? HCl का। सबका कार्य आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, सभी का कार्य आपको ध्यान में रहना चाहिए। HCl क्या काम करता है? इसका pH मान कितना होता है? 7 से 3.5 तक, यानी यार ये pH मान ये गलत है। pH मान 3.5 से 1.5 पर, pH मान नहीं, सॉरी ये मैं बता रहा, जो HCl तो एक अम्ल ही होता है, अम्ल, इसका पहले ही मान, अब क्या करता है ये, जो pH मान 7 होता है उसको 3.5 से 1.5 पर लाता है। HCl क्या करता है? अम्लीयता को वो जो pH मान उदासीन होता है माध्यम, उसको अम्लीय माध्यम में ला देता है ताकि रेनिन और पेप्सिन इस पे क्रिया कर सके, जिससे क्या होता है? टाइलिन की क्रिया समाप्त हो सके। अब देखिए क्या होता है, जो हमने मुंह में भोजन डाला था तो टाइलिन pH मान 7 होता है जब क्रिया करता है, तो टाइलिन उस पर क्रिया करता है, और जैसे ही भोजन अमाशय में आता है तो माध्यम क्या रहता है? उदासीन ही रहता है। भोजन, उसको जो मुंह में चबाया हुआ भोजन होता है उसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। वो जो काइम होता है उसका pH मान 7 होता है, और जब HCl उसमें आ जाएगा तो pH मान 7 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5 से 1.5, यानी कि भोजन का माध्यम अब अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय होने के साथ साथ क्या काम करता है HCl? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा काम इसका यही होता है। सबसे पहला काम क्या बताया? यानी कि उदासीन को अम्लीय माध्यम में लाता है। दूसरा काम जीवाणु को नष्ट करता है, और निष्क्रिय जीवाणुओं को सक्रिय करना, जो निष्क्रिय जीवाणुओं को सक्रिय कर देता है और भोजन को अमाशय में सड़ने नहीं देता। यह भी इंपॉर्टेंट है, भोजन को अमाशय में सड़ने नहीं देता। ये जीवाणु की जगह एंजाइम है, एंजाइम को सक्रिय करना, ठीक है ना? जीवाणु की जगह सक्रिय, ठीक है। आगे देखिए, अब समझिए आप, ये देखिए पेप्सिन है। अभी मैंने बताया जठर रस में कौन होता है? पेप्सिन। अब पेप्सिन का काम समझिए। यो पेप्सिन जठर रस के अंदर निष्क्रिय रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? निष्क्रिय। लेकिन जैसे ही इसमें HCl मिलेगा, अभी मैंने वहां गलत लिखा हुआ था, जीवाणु की जगह एंजाइम था, तो निष्क्रिय जो पेप्सिन होता है पेप्सिनोजन के रूप में होता है जठर रस में, ठीक है ना, एंजाइम। जैसे ही HCl इस पे मिलेगा तो ये सक्रिय हो जाएगा, तो काय में बदल जाएगा? पेप्सिन में। अब ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब ये पेप्सिन में बदला HCl के मिलते ही,
ये सक्रिय रूप में आ गया। अब पेप्सिन क्या काम करेगा, जो भोजन के अंदर हमने भोजन करा, जो प्रोटीन है उसका जलपघटन होता है, उसका जलपघटन करता है पेप्सिन, और भोजन की प्रोटीन को काय में तोड़ देता है, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। आप ये समझिए, ये एक प्रोटीन की चैन है, आप ये समझिए जरा, ये पूरी की पूरी हमने प्रोटीन की चैन बना दी और इसको ये ब्रेक कर रहा बीच में से। तो इसके एक भाग को जैसे छोटे छोटे चैन बन गई, प्रोटियोजेज कह देंगे या पेप्टोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो छोटे छोटे चैन बनेंगे, छोटे छोटे अणु बनेंगे, उसे क्या कहते हैं, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन को प्रोटियोजेज या पेप्टोन्स में कौन तोड़ता है, वो तोड़ता है पेप्सिन। अब रेनिन समझिए, रेनिन का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ये दूध की प्रोटीन को तोड़ता है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन। आइए समझिए, ये भी निष्क्रिय रूप में रहता है जठर रस के अंदर, और जैसे ही HCl इससे भी इसमें HCl मिलेगा, ये भी सक्रिय हो जाएगा। ये भी निष्क्रिय रूप में, किस रूप में रहता है, निष्क्रिय प्रोरेनिन में, ये निष्क्रिय अवस्था है इसकी। और जैसे ही HCl मिलेगा तो ये सक्रिय अवस्था में आ जाएगा रेनिन। जैसे ही ये रेनिन बनेगा, अब ये क्रिया करेगा दूध की प्रोटीन, रेनिन क्रिया करता है दूध की प्रोटीन पे, केसीन पे। दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन। ये केसीन पे क्रिया करेगा और पीएच मान 5.6 हो जाता है, और ये पैराकैसिनेट में बदल देगा। देखो हम दूध पीते हैं तरल अवस्था में, और तरल अवस्था में जैसे ही हमारा अमाशय में जाएगा तो वहां इसे पैराकैसिनेट, दही यानी कि एक तरीके से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जो दूध तरल माध्यम में है, रेनिन क्या काम करेगा, उसके केसिन पर कार्य करने के बाद उसे पैराकैसिनेट में बदलेगा, यानी कि एक ठोस रूप में बदल देगा, ताकि वहां एंजाइम की क्रिया हो सके। क्योंकि तरल रूप में पीते हैं ना हम दूध को, तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है दही के रूप में, इसे कहते हैं पैराकैसिनेट। अभी क्रिया कैसे होती है ये भी समझिए। जो ये पैराकैसिनेट होता है, क्योंकि इसके अंदर, दूध के अंदर कैल्शियम भी तो होता है, कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है, और अब पेप्सिन क्रिया करेगा इस पे। अब होगी पेप्सिन क्रिया। देखो रेनिन ने क्या करा, इसे ठोस अवस्था में लाया ताकि उस पर पेप्सिन क्रिया कर सके। अब पेप्सिन बदलेगा दूध की प्रोटीन को प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि जो प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं बड़े बड़े, उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। पेप्सिन कब क्रिया करता है, जब ये ठोस अवस्था में आता है। ये इसका दूध का ठोस अवस्था होगी, तरल अवस्था में हम पीते हैं। अब दूसरा जो एंजाइम मैंने बताया है म्यूसिन, जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। जो जठर रस का अम्लीय प्रभाव होता है उसको कम करने का कार्य कौन करता है, म्यूसिन। ये भी तो होता है ना जठर रस में। तथा श्लेष्मा झिल्ली पर रक्षात्मक आवरण बनाता है। श्लेष्मा झिल्ली पर, श्लेष्मा क्या कहता है, जो अमाशय की दीवार होती है, इस पर रक्षात्मक आवरण बनाते हैं, जिससे पाचक रसों का असर आहार नाल पर नहीं होता। नहीं तो क्या कहते हैं, जो एंजाइम होते हैं ये आहार नाल की दीवार की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो इसलिए इसकी श्लेष्मा क्या काम करती है, आवरण बना लेती है और भोजन को चिकना बनाता है। कौन, म्यूसिन। ये दो काम करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब समझिए आप आंतर्य पाचन। अब हम पाचन पढ़ेंगे आंत के अंदर। अब भोजन जब अमाशय में इतना पाचन हो चुका होता है, तो अब पाचन क्रिया कहां शुरू होती है, आंत में, छोटी आंत में। अमाशय से भोजन आता है छोटे आंत में। छोटे आंत के किस भाग में आता है, ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं, वहां पाचन क्रिया शुरू होती है। अब आज समझिए, आंत का अगला भाग, छोटा भाग ग्रहणी होता है, ये यू के आकार का होता है। जैसे ही जठर रस से सना काइम, काइम कहता है ना, जो भोजन पे क्रिया हो चुकी है उसे हम कहेंगे काइम, ग्रहणी में पहुंचता है, इसमें उपस्थित HCl, जो इसमें आंतरिक पाचन में उपस्थित HCl ग्रहणी की दीवार से म्यूकस ग्रंथों को उत्तेजित कर देता है। जो HCl होता है वो म्यूकस ग्रंथि होती है आंत की दीवार में, उसको उत्तेजित कर देता है, जिससे म्यूकस के साथ 6 हार्मोन का स्रावन होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 हार्मोन के नाम पता होने चाहिए, इनके काम पता होने चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ के देखिए। तो वे 6 हार्मोन्स कौन से होते हैं, नाम पता हो आपको और उनके कार्य पता हो। 6 हार्मोन्स का स्रावन होता है, और कौन से कहां से होता है, दीवार से, म्यूकस ग्रंथियों से। जो आंत की म्यूकस ग्रंथियां होती है उससे 6 हार्मोन निकलते हैं, और यो HCl उसको प्रेरित करता है। ग्रहणी की बात हो रही है छोटी आंत के। अब देखिए वे 6 के 6 कौन से हैं। नंबर 1, देखो पहले तो ये समझो, ये हो गया अमाशय,
जब भोजन यहाँ से जो छोटी आंत में आता है, देखो यार यू के आकार की ये होगी छोटी आंत, इसे ड्यूडेनियम कहते हैं। अब भोजन आपका यहाँ है, ठीक है ना, ये बड़ी आंत हो गई, ये बड़ी आंत। पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत, ये भी छोटी आंत का दूसरा भाग होता है जेजुनम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, नंबर 1 ड्यूडेनियम, नंबर 2 जेजुनम और नंबर 3 इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। तो पहले भोजन का पाचन होता है ड्यूडेनियम में, फिर होगा इलियम में। पहले आप ड्यूडेनियम में समझिए क्या हो रहा है, अब समझिए। तो 6 हार्मोन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हिपेटोकाइनिन, पहला हार्मोन हिपेटोकाइनिन, यह लिवर यानी कि यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इसका काम क्या है हिपेटोकाइनिन का, इसका काम ये होता है कि ये लिवर में जाता है और लिवर को प्रेरित करता है किस चीज के लिए, पित्त रस के निकलने के लिए। जैसे ही भोजन ग्रहणी में आता है तो यह हार्मोन सक्रिय हो जाता है और यो लिवर से पित्त रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो क्वेश्चन अगर आए पित्त रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित कार्य कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, हिपेटोकाइनिन। दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन, इंपोर्टेंट, सिक्रेटिन का कार्य क्या होता है, यह अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। देखो दोनों का ध्यान देना, जहां भी हिपेटो शब्द जुड़ा हो समझ लो वो लिवर से संबंधित बात हो रही है। तो लिवर से क्या काम करेगा, पित्त रस को स्रावित करने के लिए काम करेगा। लेकिन अग्नाशय रस को से स्रावित काम करने का कौन करता है, सिक्रेटिन। होता क्या है, अब आप ये समझिए, ये छोटी आंत का ग्रहणी का भाग होता है। अब ये ग्रहणी से इधर होता है अग्नाशय और ऊपर होता है इसके यहाँ लिवर, ठीक है। जैसे ही ये हार्मोन निकलेगा तो लीवर से तो इसमें आएगा पित्त रस, इसमें पित्त रस, और यहां से अग्नाशय रस। और ये दोनों काम, इनको उत्तेजित लाने का काम कौन करना, उत्तेजित कार्य करने के लिए हिपेटोकाइनिन कहता है लिवर से और सिक्रेटिन कहता है अग्नाशय से। तीसरा हार्मोन समझिए, तीसरा हार्मोन जो होता है पैनक्रियोजाइमिन, तीसरे हार्मोन का नाम है पैनक्रियोजाइमिन। यह अग्नाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है। अग्नाशय रस से कितना अग्नाशय रस निकलना है उसको उत्तेजित यही करता है, कितनी मात्रा में निकलना है, क्या करना है, ये पैनक्रियो, देखो नाम से पैनक्रियो यानी कि अग्नाशय की बात हो रही है। आगे देखिए कॉलीसिस्टोकाइनिन, चौथा जो हार्मोन्स होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, यह पित्ताशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लेडर जो होता है, उसके संकुचन को प्रेरित करता है जिससे पित्त रस ग्रहणी में पहुंचा जाता है। अब ये पित्त रस लाता है कहां से, पित्ताशय से, लिवर से ला रहा था दूसरा हार्मोन्स, और ये कॉलिसिस्टोकाइनिन कहां से लाता है, पित्ताशय से, गॉल ब्लेडर से, उसको संकुचन को उत्प्रेरित करेगा और पित्त रस आ जाएगा। कहने का मतलब है ग्रहणी में पित्त रस आता है और अग्नाशय रस आता है। तो लाने का काम कौन कर रहे हैं, ये हार्मोन्स। एंटेरोगैस्ट्रेन, ये याद रखना, एंटेरोगैस्ट्रोन, यह अमाशय में पहुंचकर जठर ग्रंथियों के स्राव को रोकता है। यो क्या काम करेगा, ये जाएगा एकदम से अमाशय में, और अमाशय में जाकर जो जठर रस निकल रहा उसे रोक देगा, भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया तुम रुको। तो ये काम करता है एंटेरोगैस्ट्रोन। एंटो का मतलब है रोकना, विरोधी, एंटी के ही शब्द आए तो विरोधी, यानी कि रोकता है। ये किसको रोकता है, ये अमाशय में जाकर जो जठर रस बह रहा है उसको रोक देता है, ठीक है ना। इसके बाद एंटेरोकाइनिन, देखो एंटेरो फिर एंटे शब्द आया, यह आंत्र की दीवार को आते रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। यानी कि यो आते रस यो जाएगा, आते रस को स्रावित करने के लिए कहां जाएगा, छोटी आंत के दूसरे भाग में, यो स्रावित करने के लिए जा रहा है, यो रोकने के लिए जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे चल में 6 के 6 हार्मोन समझ में आ गया हो तो अब देखिए पाचन की क्रिया कैसे होती है। अग्नाशय रस के बाद, अग्नाशय रस यह अक्षारीय द्रव, पीएच मान इसका 8 होता है। प्रतिदिन कितना निकल जाता है, ये 600 से लेकर 800 मिलीलीटर अग्नाशय रस का स्रावन होता है। इतने रस का स्रावन होता है। इसमें क्या क्या उपस्थित होता है अग्नाशय रस में, सबको पता हो 98% तो होता है इसमें जल, और शेष क्या होता है इसके अंदर, पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं अग्नाशय रस में, और लवण भी पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला इस रस में कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिनोजेन। अग्नाशय रस में कौन सा होता है, ट्रिप्सिनोजेन। ये निष्क्रिय रूप में होता है, आइए समझते हैं। इसी तरीके से ये निष्क्रिय रूप में होता है ट्रिप्सिनोजेन। इसमें क्या होता है, एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम इसको सक्रिय बना देगा और काय में बदल जाएगा अब ये ट्रिप्सिन में।
ये जो आते रस में, ये जो अग्नाशय रस में, ये निष्क्रिय रूप में रहता है ट्रिप्सिनोजेन के रूप में, लेकिन एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम इसको सक्रिय अवस्था में ला देता है ट्रिप्सिन। सक्रिय अवस्था इसकी क्या कहलाती है? ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन में बदल गया, फिर क्या काम करेगा ट्रिप्सिन? जो पेप्टोन्स में तोड़ा था, किसने किसने तोड़ा था? पेप्सिन नामक हार्मोन जो ऊपर, वो एंजाइम जो ऊपर प्रोटीन का पाचन करा था, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ा था। अब ट्रिप्सिन इसको काय में बदल देगा, इनको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदल देगा। तो प्रोटीन का पे कार्य करता है ट्रिप्सिन। अंतर दोनों में याद रखना, पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है और ट्रिप्सिन अक्षारीय माध्यम में। यहाँ माध्यम अक्षारीय हो चुका होता है तब ये कार्य करता है। पेप्सिन भी यही काम करता है और ट्रिप्सिन भी यही काम करता है। दोनों में अंतर, वो अम्लीय माध्यम में, ये अक्षारीय माध्यम में। दोनों ही प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। दूसरा जो एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन, ये भी निष्क्रिय रूप में रहता है, ये भी निष्क्रिय रूप में रहता है काइमोट्रिप्सिनोजेन के रूप में। ये निष्क्रिय अवस्था होती है। जैसे ही इस पर ट्रिप्सिन काम करेगा तो ये सक्रिय हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन के रूप में। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन तो इसकी निष्क्रिय अवस्था है, काइमोट्रिप्सिन ये सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय मतलब अपना काम करना शुरू कर देगा। क्या काम करेगा? यो भी भोजन की पेप्टोन्स और प्रोटीजेज को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। दोनों ही का ही काम सेम होता है, प्रोटीन को तोड़ने का ही। नेक्स्ट, तो अग्नाशय रस के बाद एक होता है अग्नाशय रस में एमाइलॉप्सिन। एमाइलॉप्सिन ये क्या काम करता है? भोजन की जो मंड है स्टार्च के रूप में, अभी पूरा पाचन नहीं होता मुख में, जो भोजन की मंड होती है उसको एमाइलेज जो ये एंजाइम होता है वो माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड होती है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट अगर आपने पढ़ा हो तो मंड जो है पॉलीसैकेराइड होती है और ये डाइसैकेराइड माल्टोज में टूट चुका होता है। और जो एंजाइम होता है अग्नाशय लाइपेज, ये भी आंतरीय अग्नाशय रस में होता है। अब ये क्या काम करता है? लाइपेज, ये वसा जो होती है हमारे भोजन में, फैट्स जो होता है हमारे भोजन में, वो लाइपेज एंजाइम उसको काय में तोड़ देता है? वसीय, तय हटा दीजिए, वसीय अम्ल में तोड़ देता है और ग्लिसरॉल में। तो वसा का यहाँ पाचन होता है, लाइपेज एंजाइम करता है और उसको वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब पांचवा जो होता है कोलेजिनेज, ये एंजाइम जो होता है ये अलग ही तरीके का काम करता है। जो हमारे मांस मछली जो होती है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है, देखो यह एंजाइम मांस मछली में पाई जाने वाली प्रोटीन, कोलेजिन प्रोटीन मांस मछली में किस रूप में पाई जाती है? कोलेजिन में, और दुग्ध में केसिन। तो यो पेप्सिन और ट्रिप्सिन द्वारा जल अपघटित करता है। समझ में आ गया? कोलेजिनेज ये एंजाइम। अब सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोजेज, ये पाचन की क्रिया कहां चल रही है? ग्रैनी के ड्यूडेनियम में, ठीक है ना। ये एंजाइम क्रम से आरएनए तथा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स तथा न्यूक्लियोसाइड्स में विखंडित कर देता है। न्यूक्लियोटाइड आरएनए को तो तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड में, और डीएनए को तोड़ता है न्यूक्लियोसाइड में। अब ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? देखो, जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, थोड़ी सी मैं आपको यही बता दूं, जो बेस, डीएनए का निर्माण बेस प्लस अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? फास्फोरिक, फास्फोरिक अम्ल। अगर ये दोनों मिल जाए और प्लस सकरा, और तीसरी कौन होती है इसमें? सकरा, डीऑक्सीराइबोस, डीएनए की बात हो रही है। अगर ये तीनों मिलते हैं, बेस अम्ल और सकरा, तब इस अवस्था को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर अम्ल ना मिले, बस बेस और सकरा मिले, तब इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तीनों मिले तो न्यूक्लियोटाइड्स और दो मिले तो न्यूक्लियोसाइड्स। चलो खैर, ये न्यूक्लियोजेज क्या काम करता है? आरएनए और डीएनए को जो श्रृंखला होती है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ता रहता है। नेक्स्ट, अब ये हुआ आपका, अब क्षुद्रांत या इलियम में भोजन का पाचन। अब भोजन इतना पाचन होने के बाद आ जाता है इलियम में, आंत के इलियम में। अब समझिए, क्षुद्रांत की म्यूकस झिल्ली में ब्रूनर ग्रंथियां उपस्थित होती है तथा लिबर कोन की परगुहाएं आंत रस या सक्कस एंटेरिकस स्रावित करती है। अब जैसे ही भोजन यहाँ आएगा क्षुद्रांत या इलियम में, तो यहाँ से ब्रूनर ग्रंथि और लिबर कोन की दरार से क्या निकलता है? आंत रस निकलता है। और यो अक्षारीय माध्यम होता है, इसका मान होता है पीएच का 8.3, और प्रतिदिन लगभग कितना निकल जाता है? 1 लीटर आंत रस
का स्राव होता है। इस रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इरेप्सिन। इरेप्सिन कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, जो बहुत सारी प्रोटीन का पाचन करता है। यह विभिन्न पेप्टिडेज एंजाइम का समूह होता है। देखिए, विभिन्न पेप्टिडेज एंजाइम का समूह होता है। ये इरेप्सिन कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, ये पेप्टिडेज एंजाइम का समूह होता है, जो पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, अब टूट गया, प्रोटीन एंड में काय में टूट गई? अमीनो अम्ल में। देखिए, प्रोटीन जो जटिल कार्बनिक अणु था, अब वो पूरा का पूरा पाचन हो गया अमीनो अम्ल में, ताकि ये अमीनो अम्ल में टूट जाता है। और अमीनो अम्ल कहाँ जाता है? ये फिर दीवार में इनका अवशोषण होता है, आंत की दीवारों में ही, अब समझते हैं, को अपघटित कर देते हैं। क्योंकि प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होते हैं, ये आसानी से अवशोषण नहीं होता इनका, इसलिए इनका सरल अणु में टूटना बहुत जरूरी होता है। तो यही पाचन क्रिया होती है। नेक्स्ट, अब देखिए, डाइसैकराइडेज, ये वाला एंजाइम, ये निम्नलिखित कार्य करते हैं। सबसे पहले जो सुक्रेज है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही, सुक्रेज होता है, उस पर सुक्रेज नामक एंजाइम कार्य करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुक्रेज किन किन अणुओं से मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुक्रोज काय में टूटती है? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। और अगर माल्टोज से पूछा जाए, माल्टोज का अणु जो ये डाइसैकराइड है, ये तीनों के तीनों डाइसैकराइड, और ये मोनोसैकराइड में बदल रही है। अब मोनोसैकराइड में सुक्रेज काय में बदलती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और कौन काम करता है? सुक्रेज एंजाइम। माल्टोज काय में, इस पर माल्टेज एंजाइम कार्य करता है, और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो अणु में टूटती है माल्टोज। अगर आपसे कहा जाए ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनता है? माल्टोज। या माल्टोज काय में टूटती है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में, ठीक है ना। लैक्टोज की अगर बात करें तो लैक्टेज नामक एंजाइम कार्य करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये टूटता है। ये पता होना चाहिए आपको सबको। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के अणु किस किस चीज में टूट रहे हैं? ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, है ना, और गैलेक्टोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। इसके बाद लाइपेज की बात करेंगे। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा का भी विखंडन हो चुका है, वसा काय में टूट रही है? एड में आके वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। ग्लिसरॉल एक संचित भोजन का काम करता है शरीर के अंदर। अब न्यूक्लियोजेज, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, जिनसे भी ये मिलकर बने हैं, जैसे PO4 से मिलकर बना है, तो जल अपघटित करते हैं। इस तरीके से क्या हुआ? पाचन पूरा का पूरा समाप्त हुआ। किसके अंदर वो हो रहा था? ये अभी मैंने बताया आपको, ये पाचन हो रहा था इलियम में, क्षुद्रांत में, यानी कि इलियम में पूरा का पूरा पाचन शुरू हो गया। इसके बाद यहां से इनका अवशोषण होना शुरू होता है। और अब देखिए, बस थोड़ी सी बात, ये अंत में पाचन क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। केवल सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है। सेलुलोज हमेशा घास फूस वाली चीजों में उपस्थित होता है। अब मनुष्य तो घास फूस खाता नहीं, इसलिए मनुष्य का पाचन तो पूरा हो चुका। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं, गाय, बकरी, भैंस, ये हरा घास खाते हैं, तो इनका पाचन आगे शुरू होता है। और वो पाचन की क्रिया कहाँ होती है? सीकम में। आगे जो आंत का भाग होता है, सीकम, शाकाहारी जंतुओं में, वहां पाचन क्रिया शुरू होती रहती है। और वहां किस चीज का पाचन होता है? सेलुलोज। ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। आंत में पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है। जब देखो, प्रोटीन काहे में टूट गई आखिरी में? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में इनका पाचन हो गया। और कार्बोहाइड्रेट का काहे के रूप में पाचन हुआ? ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, माल्टोज में, ठीक है ना, इसका। और इसी तरीके से वसा का काहे में पाचन हुआ? वसीय अम्ल में, ग्लाइकोजन में। तो ये छोटे छोटे अणु बन गए और अब आंत में ही इनका अवशोषण हो जाएगा। इस तरीके से पूरा की पूरी पाचन क्रिया कहाँ कहाँ होती है आपने पढ़ा। पहले मुख से पाचन क्रिया शुरू होती है, फिर अमाशय में होती है, फिर छोटी आंत में, छोटी आंत के फिर इलियम में। इस तरीके से पूरी पाचन की क्रिया आपने जानी। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।